नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। उत्तराखंड में भाजपा कर रही नेताओं की कार्यशैली का आकलन। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज। जन जन की सरकार अभियान के माध्यम से समीक्षा। पौड़ी गढ़वाल में नेशनल हाईवे 534 पर रात में यातायात बंद। 2 से 5 फरवरी तक रहेगा प्रतिबंध लागू। कोटद्वार के बाबा विवाद में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की एंट्री। बोले, उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो, तुम बब्बर शेर हो। एनर्जी स्टोरेज देगा उत्तराखंड को नई ऊर्जा। बिजली के भंडारण से ट्रांसमिशन की अस्थिरता होगी कम। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए 8 फरवरी को होगी महापंचायत। वीआईपी नाम उजागर न होने पर कई संगठनों ने बनाई रणनीति। और उत्तराखंड में बारिश से लौटी ठंड। 5 जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। खबर देहरादून से है, जहां नवीन म्यूजिकल ग्रुप की ओर से गायक किशोर कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग को लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। ये प्रेस वार्ता देहरादून स्थित प्रेस क्लब में संपन्न हुई, जिसमें संगीत प्रेमियों और संगठन के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। प्रेस वार्ता के दौरान किशोर कुमार के संगीत जगत में दिए गए अतुलनीय योगदान को याद करते हुए उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग की गई। नवीन म्यूजिकल ग्रुप के संस्थापक नवीन कुमार ने बताया कि महान गायक किशोर कुमार ने हिंदी फिल्म संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उनकी आवाज आज भी हर पीढ़ी के दिलों में बसती है। उन्होंने कहा कि किशोर कुमार का योगदान केवल गायन तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने अभिनय, संगीत निर्देशन और गीत लेखन के क्षेत्र में भी अमिट छाप छोड़ी। नवीन कुमार ने यह भी बताया कि इससे पहले वर्ष 2024 में भी संगठन द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर किशोर कुमार को भारत रत्न देने की मांग की गई थी, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी क्रम में एक बार फिर से जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। और मैं नवीन म्यूजिकल ग्रुप चलाता हूं, जिसमें मैं कलाकारों को मौका देता हूं कि जो शौकिया गाते हैं उनको भी मौका देता हूं, जो प्रोफेशनल गाते हैं उनको भी मौका देता हूं। और मैं किशोर कुमार जी का बहुत बड़ा भक्त हूं, बचपन से उनके गाने सुन रहा हूं और बचपन से उनके गाने गा रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि किशोर कुमार जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। उत्तराखंड से ये मुहिम मैंने चलाई है। बाकी कलकत्ता, मुंबई, पूना, बेंगलोर सब जगह से बहुत रैली निकल रही है उनके लिए, बहुत आंदोलन हो रहा है। लोग मांग कर रहे हैं, जगह जगह से भारत में मांग कर रहे हैं राज्यों से कि किशोर कुमार जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। नवीन म्यूजिकल ग्रुप की तरफ से आज हम सभी कलाकार स्वर्गीय किशोर कुमार साहब को भारत रत्न दिए जाने के अपने पुराने वक्तव्य के संबंध में एक वार्ता का हमने आयोजन किया है। और आज से 2 वर्ष पूर्व 2 फरवरी 2024 को माननीय जिलाधिकारी महोदय को हमारे ग्रुप के द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें हमने मांग की थी कि भारत के महान कलाकार स्वर्गीय किशोर कुमार साहब को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पौड़ी से है, जहां पौड़ी गढ़वाल जिले के सतपुली क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 534 जो पूर्व में नेशनल हाईवे 119 था, पर सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य के चलते यातायात व्यवस्था में अस्थायी बदलाव किया गया है। आपको बता दें, गुमखाल से सतपुली के बीच किलोमीटर 175 से 196 तक चल रहे निर्माण कार्य के कारण प्रशासन ने रात के समय यातायात को पूर्ण रूप से बंद करने का निर्णय लिया है। उप जिलाधिकारी रेखा आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 फरवरी से 5 फरवरी तक
प्रतिदिन रात्रि 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक इस मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। दिन के समय यातायात को सड़क की स्थिति और कार्य की प्रगति के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा ताकि यात्रियों को न्यूनतम असुविधा हो। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वह इस अवधि में सतपुली, कांडाखाल, सिसाल्डी, डेरिया खाल वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें। धूमाकोट के द्वारा जिलाधिकारी महोदय से चौड़ीकरण के कार्य हेतु अतिरिक्त समय की मांग की गई थी कि उक्त अवधि में रोड जो है बंद कर दिया जाए। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो है दिए निर्देश के क्रम में पूर्ण दिन को जो है हम ये मार्ग अवरुद्ध कर सकते, क्योंकि ये हमारा नेशनल हाईवे है जिस सारे हमारे ग्रामीण क्षेत्र जुड़े हुए हैं। तो इसके अंतर्गत जनहित और कार्यहित के दृष्टिगत रखते हुए एसओ प्रशासन से भी रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसके विचार विमर्श करने के उपरांत एनएच के एक्शन साहब से भी वार्ता के बाद ये निश्चित हुआ है कि हम 2 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक 4 दिन के लिए रात्रि 9 बजे से 6 बजे तक, प्रातः 6 बजे तक चौड़ीकरण के कार्य की अनुमति दी गई है। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां रुड़की में श्री संत रविदास जयंती के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा उस समय हिंसा का अखाड़ा बन गई जब दलित समाज के 2 पक्षों के बीच अचानक उग्र विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों ओर से फायरिंग व पथराव शुरू हो गया। इस दौरान कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि होने से इलाके में दहशत फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर तत्काल भारी पुलिस बल तैनात किया गया और हालात को काबू में करने के लिए क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह घटना रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के बीनारसी गांव की है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा के केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व ने मंत्रियों और नेताओं की कार्यशैली और लोकप्रियता को परखने की योजना बनाई। इस प्रक्रिया के तहत ये देखा जा रहा है कि अपने क्षेत्रों और विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के नेता कितनी सक्रियता से कार्य कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचा रहे हैं। भाजपा विधायक खजान दास ने इस विषय में बताया कि वर्तमान में प्रदेश भर में चलाए जा रहे जन जन की सरकार अभियान के माध्यम से नेताओं की भागीदारी और उनके प्रयासों की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की योजनाएं समय समय पर बनती रहनी चाहिए ताकि शीर्ष नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं की कार्यशैली को आंक सके। खजान दास ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में भाजपा के सभी कार्यकर्ता और नेता पूरी तत्परता और सजगता के साथ शीर्ष नेतृत्व के आदेश का पालन कर रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य केवल चुनावी तैयारी करना नहीं, बल्कि जनता तक सरकार की योजनाओं को प्रभावी रूप से पहुंचाना और संगठनात्मक मजबूती बनाए रखना भी है। बिल्कुल सच्चाई है कि कार्य को देखना ही चाहिए और हमारा शीर्ष नेतृत्व का दायित्व भी बनता है कि समय समय पर इस तरह की समीक्षा करें। विधायक अपने क्षेत्र में कितने दिन रहते हैं, कितना काम करते हैं, जनता तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, और जिस तरह से जन जन की सरकार जन जन के द्वार का कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है, इसमें क्या भूमिका माननीय विधायकों की है, क्या भूमिका माननीय मंत्रीगणों की है, इसकी सारी समीक्षा
हमारी पार्टी करने जा रही है और शीर्ष नेतृत्व ने जो आदेश किया उसका परिपालन हो रहा है। और इस बीच देहरादून से हम खबर है, देहरादून से खबर आपको दिखा रहे हैं। देहरादून से खबर, उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं। दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने पोस्ट एक्स पर पोस्ट के माध्यम से ये बात कही। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का प्रतीक दीपक को राहुल गांधी ने बताया है। बड़ी यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा चुभती है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार सामाजिक ताकतों के साथ शांति के बिना विकास सिर्फ एक जुमला है। हम तुम्हारे साथ हैं भाई, डरो मत, तुम बब्बर शेर हो। तो राहुल गांधी ने पोस्ट के माध्यम से अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने लिखा कि दीपक तुम भारत के हीरो हो, संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हो। उस संविधान के लिए जैसे बीजेपी और संघ परिवार रौंदने का काम कर रहे हैं, सो रौंदने की साजिश कर रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर देहरादून से, जहां हाल ही में उत्तराखंड के कोटद्वार में एक मुस्लिम दुकानदार की कपड़ों की दुकान का नाम बाबा रखने को लेकर विवाद हुआ। हिंदू संगठनों द्वारा इसका विरोध किया गया, जिसके कारण ये मामला सड़कों पर तनावपूर्ण स्थिति में बदल गया। इस प्रकरण के बाद विपक्ष ने भी कानून व्यवस्था और प्रशासनिक तत्परता को लेकर सरकार पर सवाल उठाया। इस मामले पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि कुछ लोग को हल्की राजनीति करने के उद्देश्य से इस प्रकार के गलत कृत्यों को अंजाम देते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी घटनाओं को रोकने और पुनरावृत्ति न होने देने के लिए प्रशासन पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रहा है। शम्स ने कहा कि किसी भी कीमत पर किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश प्रशासन सजग है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाया जा रहा है। उनका कहना था कि विवाद को बढ़ावा देने वाले तत्वों पर नजर रखी जा रही है। समाज के सभी वर्गों के लिए समान सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। कुछ लोग अपनी छोटी और हल्की राजनीति के चलते इस तरह की हरकतें करते हैं और उन लोगों को, वो ब्लैक शिप्स को सरकार और प्रशासन चिन्हित करता है और हमारा प्रशासन सक्षम है तमाम मामलों को काउंटर करने के लिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह की कुछ घटनाएं ये हुई हैं, ये दोबारा नहीं दोहराई जाएंगी और इसका पूरी जिम्मेदारी प्रशासन अपने ऊपर लेगा और उनको लेना भी चाहिए, क्योंकि उन्हीं का विषय है। किसी कीमत पर ये उत्तराखंड की मजबूत सरकार है, किसी के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। कोटद्वार में एक दुकान के नाम को लेकर उपजा विवाद अब पुलिस कार्रवाई और सियासी बयानबाजी तक पहुंच गया है। इस मामले में कोटद्वार पुलिस ने 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। कोटद्वार में दुकान के नाम को लेकर हुए विवाद के बाद पुलिस ने अब सख्ती दिखाई है। दुकानदार वकील अहमद की शिकायत पर 2 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि कुछ युवकों ने दुकान का नाम बदलने की धमकी दी है। वहीं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और हंगामा करने के आरोप में 30-40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इधर सोशल मीडिया में चल रही भड़काऊ बयानबाजियों को लेकर भी पुलिस ने लोगों को कड़ी हिदायत दी। मीडिया पर कुछ लोग भ्रामक तथ्य प्रसारित कर रहे हैं, तो सभी से मेरा निवेदन है कि इस तरह से किसी भी तरह के बहकाव में ना आए और शांति व्यवस्था बनाए रखें और किसी को भी मतलब इस तरह से गलत तथ्यों को प्रसारित करने का कोई अधिकार नहीं है। और अब हम लोग सोशल मीडिया पर भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे जो भी लोग गलत तथ्यों को करेंगे और जिससे यहाँ पर जो माहौल ख़राब होने की कोई आशंका होगी तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां निराश्रित और बेसहारा गौवंश के संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन ने कदम तेज कर दिए हैं। जिलाधिकारी शबिन बंसल के निर्देशानुसार स्वीकृत और प्रस्तावित गौ सदनों के निर्माण, संचालन और राजकीय मान्यता की प्रक्रिया को तेजी से लागू किया जा रहा है। ग्राम छरबा सहसपुर में गौसदन निर्माण के लिए 46.65 लाख रुपए की धनराशि पहले जारी की जा चुकी है। विकासखंड कालसी के खेरुआ में 49.98 लाख रुपए की धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जाएगी। मौजा अर्केडिया ग्रांट प्रेमनगर में नवनिर्मित गौसदन परिसर के बाउंड्री वाल निर्माण हेतु 30.11 लाख रुपए
में से शेष 14.62 लाख रुपए भी जारी किए जा रहे हैं। मैं वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वरुण अग्रवाल, नगर निगम। जो निराश्रित पशुओं को, जहां तक सवाल है, नगर निगम क्षेत्र में जितने भी निराश्रित पशु हैं उनके लिए नगर निगम की तो बहुत अच्छी तैयारी है। नगर निगम के पास इस समय 2 गौसदन हैं, एक शंकरपुर सेलाकुई में और एक केदारपुरम में। शंकरपुर के जो हमारा गौसदन है उसकी कैपेसिटी 800 पशुओं की है और उसमें वर्तमान में 427 पशु हैं। और जो हमारा केदारपुरम में जो कैपेसिटी है गौसदन की वो है 350 की, जिसमें वर्तमान में 279 पशु हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मॉल रोड से हटाए गए पटरी व्यापारियों का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उनके द्वारा लगातार नगरपालिका के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के साथ ही विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा इन्हें अपना पूरा समर्थन दिया जा रहा है। पटरी व्यापारियों द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार शहीद भगत सिंह चौक से गांधी चौक तक आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पटरी व्यापारियों के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों के लोगों ने भाग लिया। आक्रोश रैली नहीं, ये बद्दुआ रैली है, क्योंकि जो हमारे बच्चे बेचारे घर में भूखे हैं या प्यासे हैं, जो भी है, आज रोजगार हमारे पास नहीं है और उसके ऊपर कोई निर्णय ढंग से नहीं लिया जा रहा, क्योंकि निर्णय लिया जा रहा है उनसे जो मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए, उनका निर्णय लिया जा रहा है। गरीबों का निर्णय नहीं लिया गया है। इसमें सरकार को जो अपने नीतिगत निर्णय जो लिए हैं उन निर्णयों पर कायम रहना चाहिए। केंद्र की सरकार ने निर्णय लिया कि हम फुटपाथ पर जो व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके पुनर्वास के लिए जो है वेंडर जोन बनाएंगे। जो विधायक है, मेरे छोटा भाई है गणेश जोशी, उसको राजनीति में मैंने बहुत मदद करी। युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाने मैंने मदद करी उसको, लेकिन मैंने ये सोच के मदद की थी कि ये आम लोगों की मदद करेगा। अब आज तुम एक फौज के भगोड़े सिपाही से इतने मंत्री बन गए, तो इन लोगों की कृपा से बने ना, एक इनकी कृपा से बने। खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली खबर की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को लोकसभा में एक केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। ऐसे में उत्तराखंड को भी इस बजट से बेहद उम्मीदें रहीं। खासतौर पर राज्य सरकार की निगाहें भी इस बजट पर रही। ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्रदेश में चुनावी वर्ष है और साल 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026 पेश उन्होंने किया। इस बजट को लेकर देश भर के राज्यों की उम्मीदें जुड़ी हुई थी, लेकिन उत्तराखंड के लिए ये बजट खास मायने रखता है। वजह साफ है कि साल 2027 में विधानसभा चुनाव हैं। उत्तराखंड को इस बजट में क्या कुछ मिला, उत्तराखंड के लोगों की जो इस दौरान जो उम्मीदें थी, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूर्ण बजट पेश किया है। ये उनका लगातार 9वां बजट है। सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि भारत के लोगों ने नरेंद्र मोदी सरकार में एक बार फिर से विश्वास दिखाया है और उसे तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट की जमकर सराहना की है। वहीं आम जनता का बजट पर क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनाते हैं आप। और इस समय जो बजट आया है
बहुत ही अच्छा बजट है, इंक्लूसिव बजट है। इसमें गरीब, किसान, मजदूर और विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, देश की प्रगति के लिए है। और मैं समझता हूँ कि ये जो सरकार है सबका साथ सबका विकास का कार्य कर रही है और मेरी दृष्टि में बहुत अच्छा बजट है। भाई बिजली है, पानी है, हर तरह से उत्तराखंड में तो बहुत ही बुरा हाल है। आप अगर देखा जाए तो उत्तराखंड के अंदर तो बिजली के रेट भी आए दिन और बिजली भी कम आ रही है और रेट भी बढ़ते जा रहे हैं। पानी की भी समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ऐसी है कि बहुत बुरा हाल है। सरकार से हमें बड़ी उम्मीद थी कि सरकार कुछ मध्यम वर्ग के परिवार और मध्यम वर्ग के व्यापारी के बारे में सोचेंगे, लेकिन सरकार ने हमें बिल्कुल अनदेखा कर दिया है। सरकार की अनदेखी हमारे लिए जो है बहुत ही ख़राब परिणाम लेके आएगी आने वाले इलेक्शन में, क्योंकि सरकार जब भी सोचती है तो क्या तो गरीब तबके को देखती है या बिल्कुल हाई क्लास को देखती है, मध्यम वर्ग के परिवार को देखती नहीं है। और जिस तरह से जो है बजट का प्रावधान किया गया है, विकसित भारत का जो हमारा सपना है वो साकार होगा, पूरा होगा। और उत्तराखंड के लिए भी कहीं पे भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस बजट के तहत काफ़ी अच्छा एक संदेश गया है। और यहाँ पर जैसे जो दिव्यांग है उनके लिए एक हॉस्पिटल खोलने की व्यवस्थाएं की गई, प्रत्येक जिले में होना है। देखिए, आज जो बजट केंद्र की वित्त मंत्री ने संसद में रखा है, बहुत ही निराशाजनक बजट है। इस बजट से पूरे देश को बड़ी उम्मीदें थी। जिस तरीके से आज रोजगार घट रहे हैं तो लग रहा था कि बजट आएगा तो कुछ रोजगार की उम्मीद बनेगी। ये बजट न देश के लिए सही है न प्रदेश के लिए सही है। उत्तराखंड को भी इस बजट ने जो है निराश करने का काम किया। प्रदेश की जनता लंबे समय से ग्रीन बोनस की मांग कर रही है, पर्यटन क्षेत्र के लिए उत्साहजनक पैकेज की मांग कर रही है, आपदा में बचाव के लिए बजट में कुछ होना चाहिए था। लेकिन ये बजट चौतरफा निराश करने वाला है। ये न व्यापारियों के लिए सही है, न महिलाओं के लिए सही है, न बेरोजगारों के लिए सही है। भाजपा का कहना है कि सरकार ने हर वर्ग को बजट से सौगात दी है। बजट ऐसे समय में पेश किया गया है जब ट्रंप टैरिफ से बनी ट्रेड वार की स्थिति ने ग्लोबल टेंशन को बढ़ाया है। ऐसे में जब भू राजनीतिक अनिश्चितता गहराई हुई है और इन चुनौतियों से निपटने के लिए मोदी सरकार की तरफ से बजट में कई बड़े ऐलान किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। यह आम बजट आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार की आर्थिक स्थितियों की दिशा तय करेगा। वहीं विपक्ष ने मोदी सरकार के इस बजट को घोर निराशाजनक बताया है। कांग्रेस का कहना है कि बजट में सरकार ने आम जनता के लिए कोई राहत नहीं दी है। पहली बात तो यह है कि जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है उसके ऊपर कई तरीके के बोझ बढ़ गए हैं। विशेष तौर पर शिक्षा और चिकित्सा जिस प्रकार से महंगी हो गई है, तो जब तक इन वर्गों को आप राहत नहीं देंगे, विशेष तौर पर इनकम टैक्स में राहत नहीं देंगे, शिक्षा जो एजुकेशन लोन है उसमें ब्याज दर को घटाएंगे नहीं, और चिकित्सा के दायरे को और सुगम नहीं बनाएंगे, चिकित्सा उपकरणों आदि आदि पर आप छूटें नहीं देंगे, तो ये चीज़ें जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का बर्डन है वो घटेगा नहीं। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।